कोटा के ईटी प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय विज्ञान प्रायोगिक ऑनलाइन प्रशिक्षण के समापन में आप सभी को मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस प्रशिक्षण में प्राप्त किए गए अनुभवों को आप साझा करेंगे विद्यार्थियों के साथ और इन अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को अवश्य पहुंचाएंगे। इस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दे रही हूं, उसे भरकर आप ग्रुप में अवश्य सेंड करें। धन्यवाद। एक बार एक विद्यार्थी ने अध्यापक से ये प्रश्न किया कि अपनी बुद्धि को विकसित करने का क्या तरीका है, तो अध्यापक ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा जो ये मैंने एक रेखा खींची है MN, इस पे अभिलंब ON डाला है। यहाँ मैंने 2 कोण बना दिए हैं, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। इसके बाद में मैं ये जो MN रेखा जो हमने बनाई है, इसके ऊपर ये समतल दर्पण रखेंगे। के सिद्धांत का ये नियम होता है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहना चाहती है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहती है। अपवर्तन के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में होती दिखाई देती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब का या किसी भी कुएं का जो तलवा है उसको ऊपर उठाई देना। आज मैं आपके सामने 2 प्रयोग कर रही हूँ, आशा है आपको दिखाई देंगे इसमें से। आज आपको अपने प्रयोग के द्वारा बताना चाह रही हूँ कि जब सिरके और बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसके आपस में जब क्रिया करवाई जाती है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके लिए हमें वो क्षारीय गुणधर्म से रिलेटेड है। अम्ल और क्षार एक रासायनिक गुण होता है कि धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके लिए मैंने जो मटेरियल लिया है ये NaOH का सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैंने धातु के रूप में लिया है एल्यूमिनियम, जो कि मैंने मेडिसिन की जो रैपर्स होती है उससे कलेक्ट किया है। कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है इसका पता लगाना है, तो हम अपने घर में उपलब्ध सीधे आसानी से उपलब्ध सामान से इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे कि मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई है। कोई भी वस्तु जिसका घनत्व अगर पानी से कम है तो पानी के ऊपर तैरती है, और अगर पानी से ज़्यादा उसका घनत्व हो जाता है तो पानी के अंदर डूब जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पास में 2 कांच के ग्लास हैं, नमक है और 2 नींबू रखे हुए हैं। जब हम इन नींबू को, इनमें से एक नींबू को जब हम एक ग्लास में डालते हैं तो आप देख सकते हैं नींबू पानी के अंदर डूब चुका है, क्योंकि इस वक्त हमने इसमें कॉमन टैप वाटर लिया हुआ है जिसका घनत्व नींबू। प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन के गुणों की विशेषता बताएंगे। ऑक्सीजन के क्या क्या गुण होते हैं। ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु। प्राणवायु, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। मैं पास आज हम रेस्पिरेटरी मॉडल के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये एक मॉडल है जो हमारे श्वसन तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। इस मॉडल में हम देख रहे हैं बोतल का ये जो पार्ट है ये हमारी पल्मोनरी कैविटी को शो करता है या फुफ्फुसीय गुहा को शो करता है। फुफ्फुसीय गुहा वो होती है जिसमें हमारे फेफड़े स्थित होते हैं। ये लोग यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहने का प्रयास करेगी, स्थिर होने का विरोध करेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी। प्रकाश का अपवर्तन तो कांच की स्लैब के द्वारा या कांच की आयताकार स्लैब, ठीक है, इसके द्वारा समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रभाव का प्रदर्शन करूंगी।
इसके लिए मैंने 2 ग्लास लिए हैं और इन दोनों ग्लासों में अलग अलग प्रकार के विलयन लिए हैं। इसके अंदर मैंने पानी और शक्कर का समांगी मिश्रण लिया है। इसका प्रथम और द्वितीय बिंदु ही इसमें नज़र आ रहा है और प्रकाश का मार्ग इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरा कोलाइडी विलयन जब हम लेते हैं तो इसके अंदर जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें प्रकाश का पूरा पथ गुजरता हुआ पथ दिखाई। क्यों नदियों के जल की तुलना में समुद्री जल में वस्तुएं आसानी से तैरती हैं। इसका कारण यह है कि नदियों के जल में लवण घुले हुए नहीं होते हैं, अर्थात नदियों का जल अलवणीय होता है, जबकि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं, जिसके कारण वह लवणीय होता है और इस कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने से उत्प्लावन। ये तेल और पानी का मिश्रण था। तेल हल्का होने के कारण ये ऊपर आ गया और पानी नीचे रह गया। इस प्रकार ये फ्लास्क में ये